टीवी 24 न्यूज और मैं हूं श्रावणी पवार। देश में अपराध की हर बड़ी वारदात, पुलिस की कार्रवाई, कानून व्यवस्था से जुड़े अहम अपडेट और दिन भर की सबसे बड़ी क्राइम खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की टॉप क्राइम हेडलाइन से। एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। 1 घंटे के 20 लाख का लालच, सगी चाची ने ही भतीजी का सौदा करने की रची साजिश। पश्चिम बंगाल में हैवानियत, दक्षिण 24 परगना में 12 वर्षीय बच्ची की कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद हत्या, तालाब में मिला शव। ड्राइवर ने मालिक को बनाया ब्लैकमेल का शिकार, 20 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप। तो ये थी इस वक्त की बड़ी सुर्खियां। अब बताते हैं हर खबर विस्तार से। रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर देने वाली एक बेहद चौंकाने वाली घटना यूपी के गाजीपुर से सामने आई है। यहाँ जिस चाची को एक युवती अपना सबसे करीबी मानती थी, उसी ने कथित तौर पर कुछ पैसों के लालच में अपनी ही भतीजी की अस्मिता का सौदा करने की कोशिश की। आरोप है कि चाची ने गांव के एक युवक के साथ मिलकर युवती को 1 घंटे की कथित काम के बदले 20 लाख रुपए का लालच दिया। बताया गया कि इस काम के लिए कुल 80 लाख रुपए मिलने थे, जिनमें से 20 लाख युवती को और बाकी रकम आरोपी आपस में बांटने वाले थे। जब युवती को इस ऑफर पर शक हुआ तो उसने चाची से लगातार सवाल किए। पूछताछ के दौरान पूरे षड्यंत्र का खुलासा हुआ। कथित तौर पर चाची ने बताया कि एक गाड़ी आएगी, उसमें बैठकर उसे आजमगढ़ जाना होगा और वहां सिर्फ 1 घंटे रुकने के बाद वापस लौटना होगा। युवती ने इस प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया और बिना देर किए पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने चाची और उसके सहयोगी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा लाइव केस डिस्कशन करूंगा जिसके बारे में पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। रायबरेली का एक ऐसा मामला है जहां पर सगी चाची के द्वारा अपने भतीजे के ऊपर रेप के एलिगेशन लगा दिए गए, वो भी किस लिए? प्रॉपर्टी के विवाद में। डिटेल में बात करूंगा इस केस पर और क्या हम लोग कर सकते हैं इसमें, इसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन पर फॉलो नहीं किया तो वहां फॉलो करिएगा। लिंक मेरी सारी डिटेल्स का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, एक परिवार है जिसमें 2 भाई होते हैं। बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। बड़े भाई की मृत्यु के बाद छोटे भाई और उनकी पत्नी के द्वारा प्रॉपर्टी विवाद, जी हाँ, प्रॉपर्टी का विवाद अपने भतीजे से और उनकी पत्नी से होता है। यानी कि अपने बड़े भाई की पत्नी से उनका विवाद हो रहा है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में, क्योंकि प्रॉपर्टी जाहिर सी बात है आधी प्रॉपर्टी दोनों भाइयों की, आधी उनकी, और जब कोई व्यक्ति नहीं रहेगा तो उसके लीगल हेयर्स को जाएगी, जो उसके पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, उनको जाएगी। अब यहां पर क्या हुआ, देवर जी का सीन ये है कि उनके द्वारा प्रॉपर्टी हथियाने की पूरी चेष्टा करी जा रही है और जो है अपने भतीजों के साथ और अपनी भाभी के साथ मारपीट, गाली गलौज आए दिन रेगुलर बेसिस पर किया जा रहा था। इनके द्वारा पुलिस में शिकायत करी गई, लेकिन आप हमेशा जानते हैं पुलिस के द्वारा किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं करी जाती। जहां पर सिविल मैटर्स में पुलिस को बोलने का राइट नहीं, वहां पुलिस वाले खड़े होकर बाउंड्री करवाते हैं। कोतवाल खड़ा होकर बाउंड्री करवा रहा होता है कि चलो भैया इनका कब्जा करवाता है। और जहां पर एक्चुअल में क्रिमिनल ऑफेंस हो रहा है, सिविल ऑफेंस हो, सिविल मैटर है, सिविल प्रकृति का मैटर है, तो वहां पर पुलिस का बोलने का कोई राइट नहीं। लेकिन जहां पर गोलियां चलने की संभावना है, मारपीट हो जा रही है, लड़ाई झगड़ा हो रही, गाली गलौज हो रही, तो वो मैटर क्रिमिनल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पर पुलिस के पास बोलने की शक्तियां हैं, लेकिन वहां पर पुलिस पैसा पाके दुबुक के बैठ जाती है। यही मैटर यही सीन एग्जैक्ट इस मैटर में हुआ कि जहां पर प्रॉपर्टी के विवाद में आए दिन इनके साथ, इनके परिवार के साथ मारपीट, गाली गलौज होती रही और इनके द्वारा रेगुलर बेसिस पर पुलिस में, अपने लोकल पुलिस स्टेशन में शिकायत करी गई, लेकिन लोकल पुलिस स्टेशन के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करी गई। अब इनके द्वारा, क्योंकि पता है कानून महिला प्रभावी है, महिलाओं के पक्ष में है, वो महिला भी चाहती तो अपने देवर के ऊपर रेप के एलिगेशन लगा सकती थी, लेकिन उसने मर्यादा रखी कि भाई मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं, मेरा पति नहीं रहा और उसके बाद मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा अगर इस प्रकार के एलिगेशन, फिक्सियस एलिगेशन में लेवल करूंगी तो। उसको भी, एक लड़की है, माइनर है, पॉक्सो लगा सकती थी, लेकिन उसके द्वारा नहीं लगाया गया क्योंकि उसको अपनी बेटी की अस्मिता की परवाह पड़ी थी कि हम फर्जी मुकदमा किसी व्यक्ति के ऊपर लिखाएंगे तो उसका जीवन नरक हो जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, सब कुछ चौपट हो जाएगा। लेकिन देवर जी के द्वारा किसी प्रकार से किसी मर्यादा को नहीं रखा गया। सारी मर्यादाओं को तार तार करते हुए उनके द्वारा अपनी पत्नी का इस्तेमाल करते हुए
अपनी पत्नी यानी कि उन बच्चों की सगी चाची के द्वारा उस लड़के के ऊपर रेप के एलिगेशन लगाए गए कि इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए फोर्सफुल तरीके से। स्टोरी भी ऐसी कि जब मैंने इनकी माताजी को बताया तो इनकी माताजी कहती है कि ये सब हमारे खानदान की प्रथा है, जैसा होता चला आया उसको वैसा होने दो, तुम किसी से कहोगी तो मैं तुम्हें कटवा के फेंक दूंगी। एक महिला जिसका पति मर चुका है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, लाइवलीहुड के सोर्स नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी आप कब्जा करने के लिए इस लेवल पर गिर जा रहे हो। तो फर्जी कानून कहूंगा इसको मैं, फर्जी कानून जिसका दुरुपयोग इन महिलाओं के द्वारा, इन निर्लज्जों के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जीवन नरक हो रहा है। तो इस प्रकार के जब भी फिक्सिशियस नेचर के एलिगेशंस आपके ऊपर लगे, प्रॉपर्टी विवाद में, पैसे के लेन देन में आपके ऊपर रेप के एलिगेशन लगे हैं, तो आपके पास एप्रोप्रिएट ग्राउंड है बेल प्राप्त करने के लिए। पैसे का लेन देन ऑनलाइन हो रखा है या ऑफलाइन हो रखा है, उसकी लिखा पढ़ी हो रखी है, वो प्रमाण है, तो इट विल हेल्प इन क्वेश्चनिंग एज वेल एज इन गेटिंग बेल। और आप मान के चलो जब प्रॉपर्टी का विवाद है, सिविल सूट चल रहा है, दोनों तरफ से एप्लीकेशंस पड़ रही हैं, ठीक है, कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग चल रहा है और उस मुकदमे में विजयी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि लीगल हेयर है, उत्तराधिकारी है, इनको आधी प्रॉपर्टी मिल ही जाएगी, बट स्टिल केसेस किए जा रहे हैं और उन केसेस का मिसयूज किया जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्वेश्चनिंग पिटीशन फाइल करो, डेफिनेटली ऑनरेबल स्टेट हाई कोर्ट आपकी कंसिडर करेगी कि भाई भतीजा है, छोटा है, चाची की उम्र इतनी है एंड ही कैन नॉट डू रेप, मोटिव उसका ऐसा कुछ नहीं है और इन चाचा का इंटेंशन प्रॉपर्टी कब्जा करने का। तो इस प्रकार के एलिगेशन जब भी आपके ऊपर लगे, गो फॉर क्वेश्चनिंग, पुलिस के हत्थे मत चढ़ना, पुलिस किसी प्रकार से सेटलमेंट नहीं कराएगी, कोर्ट आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि आप सेटलमेंट करने के मोड़ पर बैठने की कोशिश करोगे तो पुलिस आपको गिरफ्तार करके जेल भेज देगी, पुलिस अपनी ड्यूटी बजा देगी कि हमने अभियुक्त पकड़ा और पेपर में छाप देते हैं, थाने के सामने खड़े होकर फोटो लगा देते हैं, आपका पूरा का पूरा करियर चौपट हो जाता है। इसलिए जब भी इस नेचर की एफआईआर है, गो फॉर क्वेश्चनिंग एंड इमीडिएटली गो फॉर क्वेश्चनिंग, और कुछ नहीं करना है, अपनी ध्यान रख लेना। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन पर नहीं जुड़े हो तो वहां जुड़ो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से एक बेहद दर्दनाक और आक्रोशित करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के बरोईपुर थाना क्षेत्र में एक 12 साल की नाबालिग बच्ची की कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि शनिवार शाम जब बच्ची दुकान से सामान लेने गई थी, तब 4 लोगों ने उसे जबरन अगवा कर लिया। रविवार सुबह बच्ची का शव घर के पास से एक तालाब में बरामद हुआ। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते आरोप के बीच एक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मामला बरोईपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक 12 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिजनों के अनुसार यह नाबालिग बच्ची शनिवार शाम को घर के पास की एक दुकान से सामान खरीदने निकली थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं लौटी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 4 लोगों ने मिलकर उनकी बेटी को जबरदस्ती अगवा कर लिया था। रात भर तलाश करने के बाद रविवार सुबह बच्ची का शव घर के पास बने एक तालाब में तैरता हुआ मिला। परिजनों ने आशंका जताई है कि आरोपियों ने बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया, फिर पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस खौफनाक वारदात के बाद से इलाके में तनाव और संताप का माहौल है। पुलिस ने परिजनों के आरोपों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। मुंबई से भरोसे को झकझोर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिस ड्राइवर पर एक कारोबारी ने 4 साल तक भरोसा किया, उसी पर अब ब्लैकमेलिंग और 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। आरोप है कि ड्राइवर ने नौकरी के दौरान कारोबारी की अलग अलग व्यावसायिक बैठकों, क्लाइंट से मुलाकातों और बातचीत की वीडियो तथा तस्वीरें चोरी छिपे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। इतना ही नहीं, कारोबारी की कुछ निजी तस्वीरें भी उसने अपने पास जमा कर ली। जब उसके पास पर्याप्त सामग्री इकट्ठा हो गई, तब उसने इन्हीं वीडियो और तस्वीरों के जरिए कारोबारी को ब्लैकमेल करना शुरू किया और 20 लाख रुपए की मांग की। परेशान कारोबारी ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इन वीडियो और तस्वीरों का दुरुपयोग तो नहीं किया गया। अयोध्या की प्रभु श्री राम मंदिर से जुड़ा एक कथित दान घोटाला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जांच एजेंसियों के अनुसार मंदिर की दान पेटी से लाखों रुपए की कथित हेराफेरी के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस का दावा है कि एक आरोपी ने कथित तौर पर चोरी की रकम से अपनी प्रेमिका को महंगा मोबाइल फोन और लाखों रुपए नकद दिए। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।
अयोध्या स्थित प्रभु श्री राम मंदिर की दान पेटी से कथित हेराफेरी के मामले में पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है। आरोप है कि मंदिर की दान पेटी से नकदी के साथ साथ सोना और चांदी की भी हेराफेरी की गई। इस मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला पर 15 लाख रुपए से अधिक की कथित हेराफेरी का संदेह जताया गया है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी ने कथित तौर पर चोरी की रकम का बड़ा हिस्सा अपनी प्रेमिका पर खर्च किया। पुलिस के अनुसार उसने उसे एक महंगा मोबाइल फोन उपहार में दिया और खर्च के लिए 2 लाख रुपए भी नकद दिए। जांच एजेंसियों का मानना है कि आरोपी ने हेराफेरी की गई रकम अन्य जगहों पर भी खर्च की हो सकती है। फिलहाल पुलिस पूरे लेन देन और रकम के इस्तेमाल की जानकारी जुटाने में लगी है। मामले की जांच जारी है और आगे और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। आगरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला पर अपने पति की हत्या कर शव को घर के बाथरूम की फर्श के नीचे दफनाने का आरोप है। हैरानी की बात यह है कि कई दिनों तक यह राज छिपा रहा, लेकिन बेटी के एक मासूम सवाल ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। आगरा के सिकंदरा इलाके में सामने आए सुरेंद्र शर्मा हत्याकांड ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस के अनुसार 18 मई से लापता सुरेंद्र शर्मा का शव उनके ही घर के बाथरूम की फर्श के नीचे से बरामद किया गया। इस मामले में उनकी पत्नी रूबी को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि हत्या के बाद रूबी ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसकी बेटियों ने बाथरूम की बदली हुई फर्श को देखकर सवाल पूछे तो रूबी घबरा गई और दोबारा सीमेंट डालकर निशान मिटाने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार पूछताछ में रूबी ने बताया कि पति शराब के नशे में रोजाना उसके और बेटियों के साथ मारपीट करता था। आरोप है कि 17 मई की रात उसने खीर में नींद की गोलियां मिलाकर पति को खिलाया और मौत के बाद शव को बाथरूम की फर्श के नीचे दफना दिया। बाद में अपराध बोध और पुलिस जांच के दबाव में उसने अपनी सास के सामने पूरा सच कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने शव बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी तथ्यों की पुष्टि में जुटी है। अनिल शर्मा। क्या हुआ? ये करीबन 1.5 महीने से गुमशुदा की उसमें था। इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर रखी थी 1.5 महीने से। भाई है? हाँ, मेरा खास छोटा भाई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि इसके वाइफ पर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ जी। क्योंकि ये बार बार में किसी न किसी बात पर लेकर झूठ बोलती थी। जी। तो मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में मैंने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाए इनके माँ के जो हैं। तो उसके आधार पर मैंने इससे करीब पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज़ से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है तो मैंने मुझे बता, मैं तेरी मदद करूँगा। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तू एक बार बस खाली मुझे बता तो दे कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये कह के गया है वो। लेकिन फिर उसने कल तक नहीं बताया। फिर आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ। तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था इसके पास। यहाँ पर? हाँ। यहाँ आपका भाई और आपकी हाँ, भाई की वाइफ? ये मेरी भाई दोनों रहते हैं। अब उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोले यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है? बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में ज़मीन के नीचे है। मैंने कि ज़मीन के नीचे? मैंने कि गाड़ दिया है? बोली हाँ। तो उसके साथ कोई गलती नहीं, अभी हाल फिलहाल तो इतनी जानकारी नहीं हुई है क्योंकि मैं अलग रहता हूँ, वो लोग यहाँ रहते हैं। क्या बताओ? उसकी पत्नी को पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, आया अरेस्ट कर लिया। यही बताया कि जमीन में कैसे मारा है, कुछ बताया? ये कुछ नहीं बताया। बोल रही थी कि वो उन्होंने फांसी लगा ली थी। मैं घबरा गई। मैं घबराने के बाद में मैंने उनको जमीन में डाल दिया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे देश की 5 और बड़ी क्राइम खबरें। कहीं मत जाइए, देखते रहिए NTV 24 न्यूज। This video is sponsored by Shivam Jewelers. बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। अब दर्द को कहे अलविदा। बात रोग, जोड़ों का दर्द या सूजन से है परेशान? शिव शंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में पाए अनुभवी आयुर्वेदिक उपचार जो जड़ से समस्या पर काम करता है। प्राकृतिक इलाज, भरोसेमंद देखभाल और बेहतर जीवन की ओर एक कदम। आज ही संपर्क करें और दर्द से पाए राहत। शिव शंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, स्वस्थ जीवन और आयुर्वेद के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं देश की बाकी बड़ी क्राइम खबरों की ओर।
नागपुर से एक बेहद रहस्यमय मामला सामने आया है। धंतोली इलाके में रहने वाले एक ही परिवार के 5 सदस्य पिछले कई दिनों से लापता है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी है। शुरुआती जांच में परिवार के मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन पुणे में मिली, जबकि परिवार का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। महाराष्ट्र के नागपुर शहर के धंतोली इलाके से एक ही परिवार के 5 सदस्यों के अचानक लापता होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 24 जून को परिवार के सभी सदस्य घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटे। लापता लोगों में हर्ष परसवानी, जितेंद्र परसवानी, इशिता परसवानी, खुशी परसवानी और 12 वर्षीय कृष्णा परसवानी शामिल हैं। काफी तलाश के बावजूद जब परिवार का कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने धंतोली पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि परिवार के एक सदस्य पर भारी कर्ज था। इसी वजह से आर्थिक दबाव को भी जांच का एक अहम पहलू माना जा रहा है। हालांकि पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। तकनीकी जांच में परिवार के मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन पुणे में मिली है। इसके बाद परिवार कहां गया, इसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर परिवार की तलाश में जुटी हुई है। श्याम सुंदर परसवानी राहणार दुर्गा सदन यांनी पोलीस स्टेशन येथे येऊन तक्रार दिली की त्यांचे चुलत भाऊ जितेंद्र परसवानी आणि त्यांची आई, पत्नी आणि 2 मुलं असे दिनांक 24 रोजी संध्याकाळी 6:30 वाजेच्या दरम्यान त्यांनी जाताना पाहिलेले आहे आणि त्यानंतर 4-5 दिवस झाले तरी त्यांचा काही संपर्क झाला नाही आणि ते घरी पण आले नाही। मोबाईल लावला असता स्विच ऑफ आहे त्यांचा असं त्यांनी सांगितले। तर त्याबाबत आपण मिसिंग दाखल केलेली आहे पोलीस स्टेशन येथे आणि त्यांची माहिती घेत आहोत। तर त्यांचं एक शेवटचं लोकेशन पिंपरी चिंचवड येथे असल्याची माहिती समजलेली आहे। नातेवाईकाकडून माहिती घेत आहोत। नातेवाईक विशेष अशी काही माहिती दिली नाही, पण प्राथमिक माहिती अशी मिळाली आहे की त्यांनी बरेच लोकांकडून उधारीवर पैसे घेतले होते। त्याचं जास्त पैसे झाल्याने आणि ते आता देऊ शकत नसल्यामुळे ते इथून निघून गेल्याची अशी माहिती आहे। प्राथमिक अधिक तपास चालू आहे। महाराष्ट्र के अकोला से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने बच्चों की पसंदीदा चॉकलेट को लेकर चिंता बढ़ा दी है। एक अभिभावक ने दावा किया कि नामी कंपनी की चॉकलेट में जीवित कीड़े मिले। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की शिकायत खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA से की गई है और जांच की मांग उठाई गई है। अकोला निवासी संतोष सिंदूरसे ने अपने बेटे के लिए एक नामी कंपनी का चॉकलेट खरीदा था। उनका दावा है कि पैकेट खोलते ही चॉकलेट के अंदर जीवित कीड़े दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि समय रहते यह बात सामने नहीं आती तो बच्चों के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंच सकता था। उन्होंने उत्पाद की गुणवत्ता, पैकेजिंग, निर्माण प्रक्रिया और भंडारण व्यवस्था की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस मामले को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA और ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत मंच पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में यह पता लगाने की मांग की गई है कि चॉकलेट में कीड़े कैसे पहुंचे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल FDA की ओर से मामले की जांच की प्रक्रिया शुरू किए जाने का इंतजार है। जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोप है कि शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर एक रिटायर्ड IAS अधिकारी के बेटे ने अपनी महिला मित्र पर ईंट से जानलेवा हमला कर दिया। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कानपुर के बिटूर क्षेत्र में एक महिला पर कथित जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार आरोपी देवाशीष निगम ने शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद अपनी महिला मित्र से कार के अंदर विवाद किया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर उसने महिला को कार से बाहर खींच लिया और सड़क पर ईंट से कई बार हमला किया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। नागपुर के तहसील पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ भारतीय हथियार कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। 4 जुलाई को तहसील पुलिस की DB टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति इलाके में हथियार लेकर घूम रहा है। सूचना मिलते ही DB टीम, पंचों और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान आरोपी की कमर से एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जांच में पता चला कि बरामद पिस्टल मेड इन US है। पुलिस ने पिस्तौल और कारतूस सहित कुल 52,000 रुपए का सामान जब्त किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान इमरान उर्फ टीपू शेख उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले भी 5 अलग अलग पुलिस थानों में मारपीट और अन्य मामलों में केस दर्ज है। फिलहाल तहसील पुलिस भारतीय हथियार कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच कर रही है। पोलीस स्टेशन तहसील येथे अपराध क्रमांक 342/2026 कलम 351 अ 25, 25(1) अ 727 भारतीय हत्यार कायदा सहकलम 135 महाराष्ट्र पोलीस कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। दिनांक 4 तारखेला पेट्रोलिंग करत असताना आमच्या डीबी पथकास अशी माहिती मिळाली की गार्डलाईन परिसरामध्ये एक इसम संशयास्पद फिरत आहे। अशा माहितीवरून पंचासह डीबी पथकाचे प्रमुख शाहकार PSI मनीष शाहकार आणि त्यांच्या टीमनी एसआय अनिल ठाकूर त्याचप्रमाणे प्रदीप सोनटक्के यांनी त्यांचा संपूर्ण स्टाफ सह तिथे छापा घातला। त्या दरम्यान सदर संशयित इस्माला त्यांनी ताब्यात घेतलं। त्याची झडती घेतली असता त्याच्या कमरेला एक पिस्टल असल्याचं मिळून आलं। पिस्टल आणि त्यासोबत 2 राऊंड होते। सदर पिस्टल हे ऑटो पिस्टल मेड इन USA असं त्याच्यावर लिहिलेलं होतं आणि त्यासोबत 2 राऊंड सुद्धा होते। असं एकूण 52,000चा मुद्देमाल सदर आरोपीकडून जप्त केलेला आहे। आरोपीचं नाव इम्रान उर्फ टिपू शेख वल्द वकील शेख वय 35 वर्षे राहणार इतवारी दही बाजार हाऊस 780 सुमानिया हायस्कूल जवळ पोलीस ठाणे शांतीनगर। हल्ली मुक्काम त्याचा मोहम्मद रफी चौक फलक प्लाझा फ्लॅट नंबर 103 पोलीस ठाणे यशोधरानगर नागपूर असा आहे। सदर आरोपी हा कळमना मार्केट येथे भाजीपाल्याच्या दलालीचं काम करत असतो आणि त्याच्याकडे सदर पिस्टल मिळून आलेला आहे। त्याच्यावर यापूर्वी पाचपावली पोलीस स्टेशनला एक विनयभंगाचा गुन्हा सुद्धा दाखल आहे। नेमकं हे पिस्टल त्यांनी कोणाकडून आणलं होतं, कशासाठी आणलं होतं, नेमकं काय होतं, त्याची बॅकलिंक काय आहे आणि त्यांनी हे इतके दिवस स्वतःजवळ कसं बाळगलं याबाबत आम्ही सखोल तपास करीत आहोत। PSI मनीष शाहकार हे त्याचे तपासी अधिकारी आहेत।